प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं जगदीश साहू। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत आने वाले समस्त थ्योरी और नियमों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले साझेदारी प्रवेश क्या है ये समझ लेते हैं। जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो उसे साझेदारी प्रवेश कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कोई भी साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक पुराने साझेदार द्वारा आपस में सहमति न दे। एक नया साझेदार बिजनेस में साझेदार बनने के बाद समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। लाभ हानि अनिश्चित घटनाओं के लिए, परंतु 31(2) के अनुसार कोई भी साझेदार बनने के पूर्व कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद है आपका साझेदारी प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है। साझेदारी प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है? यदि व्यवसाय में पूंजी की कमी है तो पूंजी प्राप्त करने के लिए किसी को साझेदार बनाएंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति के अंदर विशिष्ट टैलेंट है, विशिष्ट योग्यता है, तो इस योग्यता के आधार पर भी उनको साझेदार बनाया जा सकता है। तीसरा होता है प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। एक ही प्रकार के व्यवसाय होता है उसमें क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उनके जो साझेदार है उनको आपस में मिला लिया जाता है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सअप दोनों को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, तो क्या किया, फेसबुक वाला भाई जी ने व्हाट्सअप को खरीद लिया। अब क्या हुआ, व्हाट्सअप खत्म, का मालिकाना हक मिल गया उनको, है ना। तो ऐसे होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, व्यवसाय का उचित देखभाल करने के लिए भी साझेदार की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में प्रगति के लिए जब व्यवसाय को बढ़ाना हो और आगे ले जाने का मन हो तो क्या करते हैं, साझेदार आपस में मिलकर कोई नया साझेदार चुन लेते हैं। फिर होता है विदेश में कारोबार करना हो तो विदेशी व्यक्ति को भी साझेदार बनाया जा सकता है, और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस दशा में भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। फिर अगला है साझेदार को क्या क्या अधिकार मिलता है। जब नया साझेदार आता है तो उसको क्या अधिकार मिलता है। सबसे पहले उनको पूंजी पर अधिकार मिलता है, फर्म की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पूंजी लाता है। दूसरा, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ख्याति लाता है। नए साझेदार के प्रवेश की कुछ प्रमुख समायोजन, क्या क्या समायोजन करना पड़ता है। पहले नए साझेदार ज़्यादा पूंजी लाई गई है तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। नए लाभ हानि अनुपात की गणना मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर ख्याति का व्यवहार होता है। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखा किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते का समायोजन किया जाता है, और संचय, अवितरित लाभ हानि का विभाजन आदि का हस्तांतरण, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर होता है जब पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार को अपने लाभ का हिस्सा दिया जाता है तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। नफे अनुपात क्या है, जब नए साझेदार अपने भाग को पुराने साझेदार से ग्रहण करता है तो जिस अनुपात में वो ग्रहण करता है उसे नफे अनुपात बोलते हैं। नफे अनुपात बराबर होता है नया माइनस पुराना अनुपात। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका अनुपात की गणना करना। बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं यहीं पे स्क्रीन में बना के दिखा रहा हूँ। होता क्या है, 4 नियम है इसके, प्रमुख 4 कारण। पहला नियम बोलता है जब केवल नए साझेदार का लाभ दिया हो। जैसे एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। मान लो ए और बी 2 साझेदार है, 3:2 इसका रेशियो है। सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है। बस इतना दे दिया है। जब नए साझेदार का भाग दे दिया हो ऐसा बोलेगा तो क्या करना है, सबसे पहले पूरे बिजनेस का 1 माना जाता है, पूरे बिजनेस का, तो उसको 1/4 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/4, है ना।
3/4 आया। तो 3/4 को अब क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालेंगे पहले, ए का नया अनुपात। तो 3/5 गुना 3/4 कितना हो जाएगा, 9/20। उसके बाद बी का हिस्सा निकालेंगे। तो बी का हिस्सा कितना निकलेगा, 2/5 गुना 1/4। तो कितना, 3/4 सॉरी 3/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/20, है ना। 9:20, 6/20 आ गया। ए और बी का निकल गया। सी को भी लिखना है हमको। सी का 1/4 है, हमको 20 बनाना है, तो ऊपर और नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5/20। कितना आया नया रेशियो, 9:6:5, है ना। तो ये जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो तब की स्थिति में है। उसके बाद है आपका दूसरा नियम क्या बोलता है। दूसरा नियम ये बोलता है, जब नए साझेदार अपना भाग पुराने साझेदार से समान रूप से प्राप्त करता है। समान रूप से प्राप्त करता है, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं। ए और बी 3:2 इनका रेशियो है। सी आता है 1/4 भाग के लिए। अब बोलता है आधा। तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 1/8, है ना। अब ए का भाग कितना होगा, ए का भाग बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/8। तो 8 और 5 का लघुत्तम आ गया 40, है ना। 8×3 = 24 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 19/40। बी का भाग निकालते हैं। बी का भाग है आपका 2/5 माइनस 1/8। तो 8 और 5 का लघुत्तम आ जाएगा 40, है ना। 40 इधर आ जाएगा 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 11/40। 19/40 ए का आया, बी का आया 11/40। हमको सी का निकालना है। तो सी बराबर कितना दिया है, 1/4। हमको इसको 40 बनाना है। तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। ऊपर भी 10, नीचे से भी 10। तो कितना हो जाएगा ये 10/40। तो नया रेशियो कितना बना, 19:11:10। ये बन गया नया रेशियो। कब, जब पुराने साझेदारों में समान बोला हो या आधा बोला हो। जब पुराने अनुपात क्या बोला हो, समान या आधा। ठीक है, समान या आधा ये यहाँ पे दिया है ना, समान या आधा। ये समान या आधा जब दिया हो तो क्या करते हैं, ये अभी जो मैंने बताया वैसे करते हैं। उसके बाद है आपका 3, ये 3 है, 3 4 नहीं है, ये 4 लिखा गया है, ये है 3। तो ऐसे ही स्थिति में क्या करेंगे, क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। जब नए साझेदार का लाभ पुराने द्वारा निश्चित अनुपात में करता हो, जैसे पुराने अनुपात दिया हो और कितना कितना भाग का त्याग करा ये भी दिया हो। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ए और बी दो साझेदार है, 3:2 इसका रेशियो है। सी 1/4 भाग के लिए आता है ना, 1/4 भाग के लिए आया। उसके बाद बोलता है ये 1/4 का क्या करेगा, 1/4 का जो, चलो दूसरा उदाहरण से समझाता हूं आप लोगों को। मान लो ए और बी साझेदार है। ए और बी ये है आपका इसका अनुपात है मान लो 7:3। सी हमारे बड़े भैया आता है 3/7 भाग के लिए, 3/7 भाग के लिए आया। उसके बाद बोलता है ये ए वाला भैया देता है 2/7 और बी वाला भैया देता है 1/7। ऐसा सारा चीज़ दिया हो, आपके पॉइंट में भी लिखा है, जब पुराने साझेदार का भाग दिया हो और नए साझेदार द्वारा कितना कितना त्याग कर रहा है ये भी दिया हो। तो क्या करेंगे, ये जो त्याग कर रहा है ना 2/7 1/7, इसको अपन सीधा सीधा माइनस कर देंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/10 माइनस 2/7/10। सबसे पहले
क्या करना है हमको, 7/10 माइनस 2/7 करना है। तो 10 और 7 का जो लघुत्तम आएगा वो 70 आएगा, है ना। 70 आएगा, फिर ये इधर हो जाएगा 49 - 20। 49 - 20 करोगे तो कितना आएगा, 29/20। इसी प्रकार बी का निकाल लो। बी का कितना होगा, 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1/7। क्यों, क्योंकि ये 1/7 का त्याग कर रहा है, तो ये दोनों का लघुत्तम आ जाएगा आपका 70। और इधर तिर्यक गुना मारे अपन तो कितना हो गया, 7×3 = 21 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 11/70, है ना। 29/70 और 11/70 आ गया। हमको निकालना है सी। सी का भाग है कितना भाग, सी कितने भाग के ला रहा है, 3/7 भाग के लिए आ रहा है। तो ऊपर भी 70 बनाना है, नीचे तो नीचे 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका 30/70। तो नया रेशियो क्या बना, 29:11:30। ये इनका नया रेशियो बन गया, है ना। इसके बाद अगर और कुछ बोलता है, जैसे जब नए साझेदार के लाभ का हिस्सा न दिया हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो बोलता है कि पुराने साझेदार का भाग दिया है, पुराने साझेदार का भाग दिया है, किंतु प्रवेश करने वाले साझेदार का भाग नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, है ना। मान लो है ये x और y दो साझेदार है, 7:3 इसका रेशियो है। उसके बाद बोलता है जो z है वो नया साझेदार है, z का भाग नहीं दिया है, सिर्फ ये बता रहा है कि x 1/7 देता है और y देता है आपका 1/3, ऐसा दे दिया है। x 1/7 देता है और y 1/3 देता है, z का भाग नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको x का त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। x का त्याग अनुपात कितना निकलेगा, 7/10 इसका भाग है, 7/10 गुना 1/7, 7/10 गुना 1/7 कितना हो जाएगा, 7/70, है ना। ये तो हो गया इसका त्याग अनुपात। अब इसका नया रेशियो निकालेंगे, x का नया रेशियो, तो कितना निकलेगा, 7/10 माइनस 7/70, है ना। तो दोनों का लघुत्तम आएगा 70। अब तिर्यक गुना मारोगे तो कितना, तिर्यक गुना क्यों मारेंगे, 70 आ रहा है लघुत्तम, 70 को 10 से भाग दिया तो 7, 7 7 49 माइनस 7, 49 माइनस 7 करोगे तो आएगा ये आपका 42/70। सेम ऐसा ही अपने को y का निकालना पड़ेगा। अब देखो y का कैसे निकलेगा, y का हिस्सा है 3, मतलब 3/10। इसमें निकालोगे आप सैक्रिफिसिंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात, इसका 1/3 का त्याग किया है, तो ये हो जाएगा 3/30। अब हमको y का पूरा हिस्सा निकालना है। पूरा हिस्सा कैसे निकलेगा, पूरा हिस्सा निकलेगा आपका 3/10 माइनस 3/30, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 30 और 10 का जो लघुत्तम आएगा वो 30 आएगा। 30 को 10 से भाग देंगे तो 3, 3 × 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 6/30, 6/30 आ गया, है ना। x का भाग आया था 42/70, है ना। y का भाग आ रहा है आपका 3/30। अब निकाल देंगे अपन z का, दोनों को जोड़ के z का हिस्सा निकालेंगे, जिस उसका त्याग अनुपात को जोड़ के। क्या क्या है, एक तो है इसका त्याग अनुपात, एक ठोक 7/70, है ना। और एक है, एक कितना है, 3/30, तो 7/70 प्लस 3/30 करोगे तो ये आपका जेड का हिस्सा निकल जाएगा। और इनका जो नया रेशियो, मेरे पास स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है ना, तो
इसका जो नया रेशियो बनेगा वो 3:1:1 बनेगा, है ना। इसके बाद क्या दिया है, ख्याति से संबंधित कुछ प्रविष्टि दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। जब नए साझेदार ख्याति की राशि, एक खेती लिखा गया है ना, वो है आपका ख्याति, ठीक है, ख्याति है ये, ख्याति। जब कोई साझेदार ख्याति की राशि लाता है तो उसको लिखते हैं रोकड़ खाता डेबिट, प्रीमियम या ख्याति खाते से। ख्याति की राशि जब नगद लाई जाती है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। ख्याति की राशि जब नगद लाई जाती है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है, और उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार को त्याग अनुपात में तुरंत उसके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। तो पहला एंट्री बना आपका रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से, और दूसरी एंट्री जो बनेगी वो ख्याति खाता डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी खाते से। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया जाए। अब निकाल लेंगे, मान लो निकल गया, ख्याति की राशि को साझेदार निकाल रहा है ऐसा बोलते हैं, तो ये एंट्री तो करोगे, ये एंट्री भी करोगे। तीसरी एंट्री ये भी करना पड़ेगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। अभी पुराने साझेदार को क्रेडिट किए हैं, अब पैसा मान लो निकालते हैं तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद है आपका जब चिट्ठे में पहले से, चिट्ठे में ख्याति, ये जाति लिखा गया है अभी, ये है आपका ख्याति। जब चिट्ठे में पहले से, जब चिट्ठे में पहले से ख्याति दे दिया हो तो क्या करेंगे। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जब चिट्ठे में पहले से ख्याति दे दिया है, जाति लिखा गया है ना, वो ख्याति है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चिट्ठे की ख्याति को पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों को बांट दिया जाता है। पुराने अनुपात में पुराने साझेदार द्वारा बांट दिया जाता है, तो सबसे पहले इसको बांट दो, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से, है ना। उसके बाद नए ख्याति को जो पहले अपन प्रविष्टि करते थे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी ख्याति खाते से, है ना, और दूसरी एंट्री क्या करते थे, साझेदारों का ख्याति खाता डेबिट साझेदारों का पूंजी खाता से, तो ये दोनों एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद अगला बोलता है जब साझेदार ख्याति लाने में असमर्थ है। जब नया ख्याति लाने में असमर्थ है, जैसे कोई उधारी करता है, मान लो अपन 11वीं में क्या पढ़े, राम से माल या राम को विक्रय किया, नगद विक्रय नहीं किया, राम को विक्रय किया तो क्या होता था, राम खाता डेबिट विक्रय खाता से। सेम वैसे ही यहाँ पे नगद नहीं है तो उसके जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उसके खाते को अपन डेबिट कर देंगे और पुराने साझेदारों का पूंजी खाता को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्या बोलता है, छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति क्या है ये थोड़ा समझ लो। जब नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति की राशि न दिया हो, इस दशा में ख्याति की राशि का समायोजन कैसे करते हैं, साझेदारों के पूंजी और लाभ अनुपात की सहायता से किया जाता है। इस दशा में सबसे पहले साझेदारों के समस्त पूंजी को जोड़ लिया जाता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, नए साझेदार का जो हिस्सा है उसमें कुल पूंजी ज्ञात करते हैं, दोनों के अंतर को ख्याति माना जाता है। जैसे मैं तुम लोगों को बताया था, मान लो कोई साझेदार 30,000 की राशि लाता है और 1/4 इसका हिस्सा है, 1/4, तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना निकल जाता है, 4 से अगर गुना करेंगे 30,000 को तो 1,20,000 आया, तो ये 1,20,000 हो जाएगा बिजनेस की कुल पूंजी, है ना। अब मान लो साझेदार जो है 2 जने, उसकी पूंजी है, एक का 40,000 और एक का 60,000 है, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, 1,00,000 हुआ। नहीं, मान लो इसका जो पूंजी है वो है आपका 40,000 है और एक का 20,000 है, तो ये दोनों का मिला के हो गया 60,000, और ये भैया जो पूंजी ला रहा है वो 30,000, तीनों मिला के हो जा रहा है 90,000, है ना, 90,000 हो रहा है ना, जबकि यहाँ पे 1,20,000 दिखा रहा है जो, तो 1,20,000 में 90,000 घटाने के बाद जो 30,000 बचा वही ख्याति कहलाएगा, यही बोल रहे हैं वो। उसके बाद अगला जो पॉइंट है
वो है संचय और अवितरित लाभ के संबंध में। जब भी संचय और अवितरित लाभ दिया हो साझेदार के प्रवेश के समय, तो इनको साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, इसको बांट दिया जाता है। संचय खाता डेबिट, लाभ हानि खाता डेबिट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता डेबिट, साझेदारों के पूंजी खाते से, मतलब इसको साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करनी है। अवितरित हानि दिया हो, जब लाभ को क्रेडिट कर दे रहे हो तो अवितरित हानि दिया है उस समय आपको साझेदारों के पूंजी खाता को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक नोट दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लो थोड़ा से। क्या दिया हुआ है? यदि संख्या, ये संख्या नहीं है संचय है, टाइप करने में गड़बड़ हुआ है। यदि संचय और अवितरित लाभ को न बांटने का निर्णय लिया तो ऐसी दशा में जो पुराने साझेदार है जो अपने भाग का त्याग कर रहा है, सिर्फ उसको ही देना है। और ये जो अवितरित लाभ की जो राशि है उस वो तो बिजनेस में रहेगा, उसको ना बांटने का निर्णय लिया है, तो उतनी राशि को जो नफ़ा पा रहा है जो नया साझेदार है वो लेके आएगा, उसके खाते को डेबिट करना है और पुराने साझेदार के खाते को क्रेडिट करनी है। ये आप लोगों को मैंने सवाल में बताया था, तो ये वीडियो आपके काम आएंगे, इसको ज़रूर अध्ययन करना। इसी के साथ नमस्कार।